सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखने का हौसला रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपने सपनों तक जाना है, सपनों को अपनी मुट्ठी में जकड़ना है, तो आपको लर्निंग का प्रोसेस, सीखने का प्रोसेस निरंतर लगातार रखना पड़ेगा और एक न एक दिन मंजिल आपके कदमों में होगी। जय हिंद साथियों, मैं जय ओझा स्वागत करता हूं आपका तैयारी टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम करने वाले हैं 12 सितंबर के सारे करंट अफेयर्स जो कि क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आप लोग छोटे छोटे नोट्स बनाते चलेंगे, देखिए क्या क्या खास है आपके लिए। सबसे पहले आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे बच्चे, आप कोशिश करेंगे कि उसका आंसर आप दे पाएं। और मैंने जितने भी क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका एग्जाम के लिए 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना। ठीक है बच्चे, यानी बहुत निचोड़ के ये क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आपके लिए। चलिए शुरुआत करते, देखते पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। नाउ, हु फर्स्ट कॉइन्ड द टर्म फर्स्ट एड। देखिए फर्स्ट एड जो है ना, प्राथमिक चिकित्सा, हमें कई बार एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है या कुछ ऐसा चोट वगैरह लग जाती है तो हम फर्स्ट एड का इस्तेमाल करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा है ना, यानी कि शुरुआती मदद क्या दी जा सकती है उसको हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं, प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। तो ये शब्द पहली बार किसने दिया था। अब आप ये मत सोचिए कि सर क्या बात कर रहे हो यार, करंट अफेयर की क्लास चल रही है, आप कहां इन सब चीजों में पढ़ रहे हो, स्टैटिक जी के कहां जा रहे हो। बच्चे ये करंट अफेयर ही है क्योंकि 13 तारीख को, 13 सितंबर यानी कल इसे सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसकी थीम वगैरह सारी कुछ डिसाइडेड है, तो उसी के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट एड जो है, प्राथमिक चिकित्सा, ये पहली बार टर्म किसने दिया था। तो सबसे पहले आपको जरूरत है समझने की कि फर्स्ट एड होता क्या है। जैसे कि हमारा एक्सीडेंट हो गया या फिर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ गया, कुछ ऐसा अटैक आ गया, ठीक है, तो आप लोग उस इमीडिएटली क्या करोगे उसकी जान बचाने के लिए। कोई आग में झुलस गया तो इमीडिएटली आप क्या करोगे उसको राहत देने के लिए। ठीक है, किसी का गला गम घुटने लग गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे इमीडिएटली उसको ठीक करने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। आपके सामने कोई बेहोश होकर गिर गया तो आप क्या करोगे, यानी कि इमीडिएटली ऑन द स्पॉट आपके पास क्या क्या इलाज, क्या क्या तरीके, क्या क्या उपचार अवेलेबल है, इसको हम लोग फर्स्ट एड कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो शुरुआत होती है कहानी 1800 से। ठीक है, 1800 में, ठीक है, एक बंदा था जिसने पहली बार फर्स्ट एड नाम का टर्म दिया था, जिसका नाम क्या था, फ्रेडरिक वॉन एस्मार्क। क्लियर पॉइंट, क्या नाम था इसका, फ्रेडरिक वॉन एस्मार्क। ठीक है बच्चे, एस्मार्क, ये करेक्ट आंसर आपका आएगा। इसने पहली बार टर्म दिया था कि यार देखो हॉस्पिटल तो बाद में लेके जाया जाएगा ना यार, पहली अभी यहां पे आप क्या दोगे, अभी इलाज कैसे करोगे कि ये बच जाए। ठीक है, जैसे कि अगर किसी इंसान का जल जाता है, ठीक है, अगर कोई इंसान, ठीक है, जल जाता है, बर्न एक्टिविटी के एक शिकार हो जाता है, तो उसको फटाफट ठंडे पानी में डाल दो 20 मिनट के लिए। ठीक है, किससे, ठंडे पानी में डाल दो 20 मिनट के लिए। क्लियर पॉइंट, 20 मिनट के लिए डालने से क्या होगा, जो टिश्यूज है ना, हमारे बॉडी के टिश्यूज, सेल्स है ना, वो ज्यादा डैमेज नहीं होंगे। क्लियर पॉइंट, तो भैया शुरुआती दौर में मैंने उसके टिश्यूज को डैमेज होने से बचा लिया। किसी को भैया कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, ठीक है, अटैक हो रहा है, उसका दिल का दौरा पड़ रहा है, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, देखना वो ना छाती पे दबाते हैं ना, जोर जोर से ऐसे करके दबाते हैं, वो सारा फर्स्ट एड ही है। ठीक है, किसी के सांस फूल रही है तो उसको सीपीआर देते हैं, माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देते हैं हम लोग, ये सारा कुछ हमें करना पड़ेगा इमीडिएटली उसकी जान बचाने के लिए। ठीक है, तो ये पहली बार जरूरत किसने समझी, तो यहाँ पे फ्रेडरिक वॉन ने पहली बार इसकी जरूरत समझी। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए उसके बाद आता है 1859 में एक वॉर होती है। ठीक है, 1859 में एक वॉर होती है, सेल्फरीनो, बैटल ऑफ सेल्फरीनो। ठीक है, बैटल ऑफ सेल्फरीनो। ठीक है, सेल्फरीनो, बैटल ऑफ सेल्फरीनो। ठीक है बच्चे, बैटल ऑफ सेल्फरीनो। ठीक है, बैटल ऑफ सेल्फरीनो में एक हेनरी डुनांट होते हैं। कौन होते हैं, हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट एक सर्जन होते हैं, हेनरी डुनांट। ठीक है, हेनरी डुनांट होते हैं। ये क्या करते हैं, सोल्जर्स को बचाने के लिए जो भी इलाज लेकर आते हैं उसको फर्स्ट एड का नाम दे देते हैं, और वहीं से इन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर दिया कि फर्स्ट एड होना ही चाहिए, और वही इन्होंने आंदोलन शुरू किया, और इन्होंने ही रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की। इन्होंने ही रेड क्रॉस सोसाइटी, जो आप देखते हो ना रेड क्रॉस सोसाइटी, तो इन्होंने ही रेड क्रॉस की स्थापना की, याद रखना। क्लियर पॉइंट, तो 1959 में रेड क्रॉस की स्थापना होती है, जो कि हमें अवेयर कराती है कि फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए, ट्रेनिंग देती है, गांव गांव में जाके स्कूलों में ट्रेनिंग दिया जाता है, बच्चों को सिखाया जाता है, तमाम तरीके की चीजें यहाँ पे ये करती है। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। अब देखते हैं ये तो हो गया हिस्ट्री की, कहां से शुरुआत हुई थी। अब सर
ये मनाया कब जाता है और क्यों मनाया जाता क्यों मनाया जाता है ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं घर घर जाके, गांव गांव जाके, कि भैया अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट एड देनी है, डॉक्टर तो बाद में आया। पता लग रहा बंदा दम घुट के यहीं पर ही मर गया, पता लग रहा बंदा जल रहा है और जल ही रहा है, उसको पानी में डाल दो यार, ठीक है। किसी की बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो उसका खून डॉक्टर के आने से पहले ही सारा बह गया, नहीं, पहले उसका खून की ब्लीडिंग को रोको, ये फर्स्ट एड में आता है, ठीक है बच्चे। हर एक को फर्स्ट एड की बेसिक ट्रेनिंग मिलनी ही चाहिए, ऐसा हमारा ये दिन कहता है, अवेयर करवाता है, ठीक है। और ये कब मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, वर्ल्ड, ठीक है, फर्स्ट एड डे सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर, ठीक है, यानी कि सितंबर के सेकेंड शनिवार को हम लोग मनाते हैं। और इस बार जो 13 सितंबर को पड़ रहा है, तो इस बार 2025 में 13 सितंबर को हम लोग क्या मनाने वाले हैं, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाने वाले हैं, ठीक है बच्चे। अब सर हर दिन का एक थीम होता है, तो इसका भी तो थीम होगा ना, तो इसका थीम क्या रहेगा सर, तो इसकी थीम रहेगी बच्चे फर्स्ट एड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज। थीम क्या रहेगी सर, थीम फर्स्ट एड एंड क्लाइमेट चेंज। अभी आप लोग देखना क्लाइमेट चेंज से कितनी आपदा आ रही है, कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। उत्तरकाशी में जो नदियां उफान पे हैं, बादल फट जाते हैं, तो उस दौरान फर्स्ट एड का कैसे इस्तेमाल करना है, इस बारे में इस साल अवेयर करवाया जाएगा हमें। किस दिन, किस दिन, फर्स्ट एड डे, जो वर्ल्ड फर्स्ट एड डे हम लोग मना रहे हैं उसके दिन। क्लियर पॉइंट बच्चे, यहाँ पे ये अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलिए अब आप देखेंगे यहाँ पे, अब ये मनाता कौन है, तो यहाँ पे एक आता मनाता, IFRC मनाता है। कौन मनाता है, IFRC, ठीक है बच्चे। अब ये IFRC क्या है, ध्यान सुनना। IFRC ने साल 2000 के अंदर में इसको मनाना शुरू किया, 2000 से इसको मनाना शुरू कर दिया था, ठीक है, ईयर जो था 2000, ठीक है, तब से इसको मनाना शुरू कर दिया था IFRC ने। क्लियर पॉइंट यहाँ। अब IFRC क्या है बच्चे, तो देखिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, इसको हम लोग IFRC बोलते हैं, ठीक है, IFRC, ठीक है बच्चे, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, यही मनाता है, यही सेलिब्रेट करता है। और इसकी शुरुआत हुई थी सन 2000 से हम लोग सेलिब्रेट करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये तीन ऑप्शन के बारे में मैंने आपसे बात कर लिया है, ठीक है, हेनरी डुनन साहब के बारे में, फ्रेडरिक वॉन एसमन साहब के बारे में, और ये IFRC के बारे में। अब ये आपको ये वाला जो नाम दिख रहा है ना, पीटर सफर एंड जेम्स जूड, ये कौन है, तो सर इन्होंने CPR की खोज की थी। CPR को पता है क्या होता है, जो माउथ टू माउथ हम लोग ऑक्सीजन देते हैं ना, ठीक है, तो उसको CPR बोलते हैं। तो इन्होंने CPR की इन्वेंशन की थी, याद रखना। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। तो ये पूरा आपका दिन है जो हम लोग कल सेलिब्रेट करने वाले हैं। आज तो 12 सितंबर है, कल 13 सितंबर को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो इट्स ऑल अबाउट द डे, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे। क्लियर पॉइंट बच्चे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ भूपेन हजारिका विल बी अनवील्ड एट विच वेन्यू। यहाँ पे भूपेन हजारिका साहब हैं, इनका नाम का एक सिक्का लॉन्च किया जा रहा है, जिसको हम लोग स्मारक सिक्का बोलते हैं। इसका इनॉग्रेशन या फिर अनावरण कहाँ किया जाएगा, नेहरू स्टेडियम शिलोंग, वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड खानपारा गुवाहाटी, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली, रविंद्र भवन कोलकाता। तो देखिए बच्चे, ये है आपका करेक्ट आंसर, यानी कि वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड खानपारा गुवाहाटी। अब ये कौन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये भूपेन हजारिका साहब कौन है, एक बहुत बड़े सिंगर हैं, ठीक है। कौन है ये, सिंगर हैं, ठीक है, पोएट हैं, फिल्म मेकर हैं, ठीक है बच्चे, मतलब फिल्म प्रोड्यूसर हैं, अलग अलग तरीके से आप इनको देख सकते हो, ठीक है। ये फिल्म जगत के बहुत विख्यात, बहुत प्रसिद्ध इंसान हुआ करते थे, याद रखेगा, ठीक है। जिनका जो जन्म था ना 1926 में हुआ था, ठीक है। तो 2026 में इनका 100वां बर्थडे पूरा हो रहा है, 100वां बर्थडे पूरा हो रहा है ना। तो इनका जो 100वां बर्थडे मनाने के लिए इनकी याद में RBI ने एक सिक्का जारी किया है। RBI ही सिक्का जारी करने की परमिशन देती है, ठीक है, ठीक है, समझ में आया, ठीक है, परमिटेड, RBI ने क्या परमिशन दिया है, ठीक है, टू मिंट कॉइन, ठीक है, कॉइन प्रिंट करने के लिए। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे। चलिए अब ये है कौन, सिंगर मैं आपको बता चुका हूं। आप लोगों ने एक गाना सुना, मूवी देखी होगी रुदाली करके, और उसका एक गाना था बड़ा प्यारा सा, दिल हुम हुम करे घबराए। वो इतने बड़े बड़े गाने इन्होंने ही लिखे थे।
इतने बड़े बड़े गाने इन्होंने ही लिखे थे। तो ये हमारे संस्कृति, हमारे कला जगत के बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी कह सकते हो आप इनको। ठीक है बच्चे, चलिए उसके बाद हम देखते हैं ये कहां से, असम से थे। कहां से थे ये, असम से थे। ठीक है बच्चे, यहां पे चलिए अब इनका जो सबसे फेमस जो कि आज भी सबसे ज्यादा सुना जाता है, गंगा अमार मां कृति है। क्या, गंगा अमार मां, माने गंगा जी के लिए इन्होंने लिखा था। ठीक है, और ये बांग्लादेश में सेकंड रैंक पे गाना ये चुना जाता है। बांग्लादेश में सेकंड रैंक पे ये गाना चलता है, आज भी ये रिकॉर्ड है। तो ये इसलिए इसलिए ये लोग जाने जाते हैं। आगे देखते हैं कब होने वाला है, तो 13 तारीख को, ठीक है 13 सितंबर को, यानी कल ही बात कर रहे हैं, 13 सितंबर को ये कॉइन लॉन्च होगा। ठीक है, कॉइन लॉन्च होगा। ठीक है, 13 सितंबर 2025 को ये कॉइन लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है बच्चे, और इनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 1 महीने का क्या चलता है, पूरा 1 महीने का मेला लगेगा। ठीक है, 1 महीने का मेला लगेगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट, मेला, और लग चुका है 8 सितंबर से ही। ठीक है, 8 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर तक 1 महीने का मेला इनके जन्म दिवस के ऊपर चलाया जाएगा, जन्म दिवस के उपलक्ष्य में चलाया जाएगा। ठीक है बच्चे, अब ये जब इनकी मृत्यु होगी तब इनको भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है 2011 में, याद रखना। 2012 में इन्हें क्या मिलता है, पद्म विभूषण। 2012 में मरणोपरांत पोस्टुमसली इनको दिया जाता है पद्म विभूषण। ठीक है, पद्म विभूषण दिया जाता है। ठीक है बच्चे, इतनी बड़ी पर्सनालिटी थे ये। उसके बाद 2019 में इन्हें भारत रत्न भी दिया जाता है। ठीक है, 2019 में इन्हें भारत रत्न भी दिया जाएगा। ठीक है, याद रखना, भारत रत्न 2019 में इनको दिया जाएगा। क्लियर है बच्चे यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है। इसरो ने साइन किया है, इसरो साइन इट्स 100th टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट फॉर SSLV मैन्युफैक्चरिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ठीक है बच्चे, तो इसने अपना 100वां टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, किसको, HAL को। ठीक है, अब देखिए यहां पे सवाल यही पूछ रहा है। ठीक है, इसरो साइन इट्स 100 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट फॉर SSLV मैन्युफैक्चर विद विच ऑर्गेनाइजेशन। सवाल क्या कह रहा है, इसरो ने अपनी 100 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया, यानी कि इससे पहले इसरो 99 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का एग्रीमेंट कर चुका है। इसका क्या मतलब है, अब देखिए जो इसरो का काम क्या होता है, डिजाइन करना। जैसे कि कोई स्पेसक्राफ्ट है ना, तो इसरो उसको डिजाइन करेगा, प्रोडक्शन नहीं करता है। जैसे घर का नक्शा बनाते हैं ना, तो घर का नक्शा कौन बनाता है, आर्किटेक्ट बनाता है, लेकिन मजदूर मिस्त्री घर बनाते हैं। वैसे ही आर्किटेक्ट जैसे नक्शा बनाता है ना, वैसे डिजाइन बनाता है, वैसे उसको डिजाइन किया जाता है इसरो के द्वारा। किसी भी आपका जेट हो गया, कोई भी हथियार होगा, कोई भी वेपन सिस्टम हो गया, तो या फिर कोई भी स्पेस की बात कर लेते हैं ना, तो इसरो क्या करता है, डिजाइन करता है, प्रोडक्शन नहीं करेगा। ठीक है, कुछ बहुत बड़े बड़े स्पेस होते हैं तो प्रोडक्शन करता भी है। ठीक है, खुद भी करता प्रोडक्शन, लेकिन जो चीज प्रोडक्शन नहीं करना है उसका डिजाइन विजाइन बना के कंपनियों को दे देता है, लो भाई तुम इस डिजाइन पे आगे प्रोडक्शन करो। तो उसने क्या किया है, अभी तक 99 ट्रांसफर कर चुका है, यानी कि टेक्नोलॉजी बनाई और किसी और कंपनी को दे दिया कि ये लो इस टेक्नोलॉजी पे आप ये चीज बनाओ। ये इसकी 100th टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, यानी कि एक माइलस्टोन पूरा किया गया इसरो के द्वारा। ठीक है, 100th टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा हूं। ठीक है, याद रखना, 100वीं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। और इसने किसको ट्रांसफर किया है, तो HAL को किया है। HAL का मतलब क्या है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, 1940 में इसको बनाया गया था। ये भारत की जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाता है, भारत के लिए हथियार बनाता है, वेपन सिस्टम बनाता है। ठीक है, अलग अलग तरीके का हथियारों का, या बहुत जैसे कि युद्ध में इस्तेमाल होने वाले गोले बारूद, ये सब कुछ यही बनाता है, HAL का काम है। ठीक है, लेकिन डिजाइन कौन दे रहा है, बना के इसरो दे रहा है। तो इसरो ने 100वां अपना एग्रीमेंट साइन किया है, किसके साथ, HAL के साथ। ठीक है, तो यही आपका सवाल था, क्या इसरो साइन इट्स 100 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट फॉर SSLV। SSLV का मतलब क्या होता है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, यानी कि जो लॉन्चिंग व्हीकल क्या होता है, जो कि स्पेस में हमारी चीज़ों को भेजता है।
हमारे जैसे स्पेस क्राफ्ट हो गया या हमारा मिसाइल होगा, तो जो भेजेगा ना स्पेस में, ठीक है, याद रखना, तो उसको भेजने वाले व्हीकल को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी साइज की जो भी स्पेस में सामान जाएगा वो कौन भेजेगा, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये लॉन्चिंग व्हीकल डिजाइन किसने किया है, इसरो ने किया है, और बनाएगा कौन, HAL करेगा। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। तो अभी सवाल आपका क्या था, किसके साथ किया जा रहा है, इसरो साइन इट्स 100 टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट फॉर SSLV मैन्युफैक्चरिंग विद विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो HAL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अरे तो 2 हो गया, ठीक है। इसरो इन स्पेस, ये भी 2 हो गया। तीसरा देखते हैं HAL न्यू स्पेस इंडिया और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और INS स्पेस। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C। तो ठीक है ना सर, 2 के बारे में तो आपको पता चल गया, इसरो ने डिजाइन दिया है और HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जो आपका प्रोडक्शन करेगा, है ना। लेकिन इन दोनों का क्या काम है सर, ये भी तो बता दीजिए। तो बच्चे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की बात कर रहे हैं, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, ये क्या करेगा बच्चे, इंटरमीडिएटर का काम करता है। इंटरमीडिएटर का मतलब क्या होता है, ये HAL और इसरो के बीच में, HAL और इसरो के बीच में, इसरो के बीच में क्या एग्रीमेंट करवाएगा, ठीक है, एग्रीमेंट करवाएगा। याद रखना, ये सारे एग्रीमेंट की डील इसकी है कि भाई कहीं गलती तो नहीं हो रही है, या फिर स्मूथली सारा डीलिंग हो जाए, या अच्छे तरीके से जो भी एग्रीमेंट साइन हो जाए, किसी को कोई नुकसान हो, मतलब ओवरऑल जो एक बिचौलिया का काम होता है वो इसने किया है, ठीक है, याद रखना। इन स्पेस जो है, इन स्पेस जो है ये क्या होता है, एक इसरो का ही आर्म है, ठीक है, इसरो का ही आर्म है जो कि फाइनेंस देखता है। क्या देखता है, फाइनेंस देखता है, याद रखना, ठीक है। तो ये चारों मिलके इस एग्रीमेंट में मिले हुए हैं। एक तो इसरो है जो कि डील कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा, डील कर रहा है, उसने डिजाइन बना के HAL को बेच दिया है, और ये दोनों इस पूरी डील में शामिल है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, नाउ ICC launched its flagship campaigning film Will to Win for which upcoming tournament। देखिए, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसकी स्थापना 1909 में हुई थी, 1909 में हुई थी, इसने एक फिल्म लॉन्च किया है, ठीक है, विल टू विन, ठीक है, विल टू विन। ये किस टूर्नामेंट को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026, ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 एंड ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025। तो बच्चे ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025, ठीक है, जो कि 30 सितंबर से शुरू होने वाला है। क्या, 30 सितंबर से शुरू होने वाला है, याद रखना, ठीक है। और कहाँ पे होगा, तो गुवाहाटी में होगा फिलहाल, ठीक है, कहाँ पे होगा, गुवाहाटी में होगा। और इसके होस्ट कंट्रीज कौन है, कौन कौन होस्ट करने वाला है, तो इंडिया करने वाला है और श्रीलंका करने वाला है, ठीक है बच्चे, श्रीलंका करने वाले हैं। और शुरुआत कहाँ पे होगी, गुवाहाटी में 30 सितंबर को होने वाली है, ठीक है, 30 सितंबर को गुवाहाटी में शुरुआत होने वाली है, ठीक है। 2 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा, याद रखना, 2 नवंबर को फाइनल मैच खेला जाएगा, ठीक है, यानी 2 नवंबर को पूरा इवेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चे। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए आगे कि ये अनाउंसमेंट किसने किया है और ये सॉन्ग है इसको किसने इनॉग्रेट किया, इन सब के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये जय शाह जो हैं, ठीक है, ये जय शाह जो हैं कौन है, ये अमित शाह के बेटे हैं और ICC के चेयरमैन भी हैं, ठीक है, ICC के चेयरमैन भी हैं। तो इन्होंने ये सॉन्ग अनाउंस किया है। और इस सॉन्ग में विल टू विन का मतलब क्या होता है, जो फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा, उनकी जर्नी को दिखाया जाएगा, उनके डिटर्मिनेशन को दिखाया जाएगा, उनकी दृढ़ निश्चयता को दिखाया जाएगा इस सॉन्ग में। यानी ये सॉन्ग होता है ना, कोई भी इवेंट शुरू होने से पहले हम लोग एक बड़ा सॉन्ग रिलीज कर डालते हैं उस इवेंट से रिलेटेड, वही सब यहाँ पे किया जा रहा है, ठीक है बच्चे। तो याद रखेगा, मैच शुरू होगा आपका 30 सितंबर 2025 से और इंडिया और श्रीलंका होस्ट करने वाले हैं, और 2 नवंबर को शुरुआत होगी, 2 नवंबर को खत्म हो जाएगा पूरे वर्ल्ड कप, ठीक है बच्चे। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की मैं बात कर रहा था। चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ अरुंधतीज मेमोयर रिलीज इन 2025। अरुंधति रॉय जो एक बहुत ही फेमस राइटर हैं, ठीक है, नॉवेलिस्ट हैं, उनकी एक मेमोयर है, ठीक है, मेमोयर है, और वो 2025 में रिलीज हुई है। तो उस मेमोयर का नाम क्या है, द कॉस्ट ऑफ लिविंग, मदर मैरी कम्स टू मी, द मिनिस्ट्री ऑफ utmost happiness, walking with the comrade। तो करेक्ट आंसर विल बी, ठीक है, मदर मैरी कम्स टू मी। अब देखिए अरुंधति रॉय कौन है और ये मेमोयर क्या होता है। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होती है मेमोयर, ठीक है, मेमोयर,
और एक होता है बायोग्राफी। ठीक है, एक होता है बायोग्राफी। मेमोयर क्या होता है? एक इंसिडेंट को लेकर होता है, एक इंसिडेंट को लेकर होता है। आपके जीवन में कोई घटना घटी है तो वो एक घटने के बारे में बताएगा, उसको मेमोयर बोलते हैं। बायोग्राफी क्या होती है? पूरी जीवनी होती है। बायोग्राफी क्या होती है? पूरी की पूरी जीवनी होती है। ठीक है बच्चे, तो ये पूरी पूरी जीवनी है। क्लियर पॉइंट, याद रखना। तो अब और हम बात किसकी कर रहे हैं? मेमोयर की बात कर रहे हैं, यानी कि ये आपका एक मेमोयर रिलीज किया गया है। मेमोयर का नाम क्या है? मदर मैरी कम्स टू मी। अब इस मदर मैरी जो है, ठीक है, जो मैरी रॉय हैं, मदर हैं। कौन है? मदर हैं। किनकी? याद रखना, मदर हैं कौन? मैरी रॉय। ठीक है, मैरी रॉय जो हैं मदर हैं किसकी? MARY कर लीजिए। ठीक है, मैरी रॉय जो मदर हैं किसकी? यहाँ पे अरुंधति रॉय की। अब ये मदर और, ठीक है, अरुंधति रॉय जो उनकी क्या है? सिस्टर हैं, इनके बीच का रिलेशन दिखाता है। ठीक है, इनके बीच का रिलेशन दिखाता है। और जो रिलेशन है ना, वो कड़वा भी है और प्यारा भी है। मतलब कि लव भी दिखा रखा है उसमें, ठीक है, एंड हेट भी दिखा रखा है, ट्रॉमा भी दिखा रखा है। लव क्यों दिखा कर रखा हुआ है? जो मदर मैरी है ना, वो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करते हैं, महिलाओं की रक्षा के लिए काम करती हैं, तो ऑफ कोर्स वो एक अच्छी औरत है। तो उनके कामों को देखते हुए यहाँ पे अरुंधति रॉय को बड़ा प्राउड फील होता है, तो लव वाला सीक्वेंस आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, इनफैक्ट 1986 में तो, ठीक 86 में जो मदर मैरी थी वो सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी। ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी एक क्रिश्चियन महिला की सुनवाई करने के लिए, को हक दिलाने के लिए। तो ये सारी बातें बताती हैं कि वो अच्छी औरत थी भाई। लेकिन हेट क्यों? हेट इसलिए कि वो अरुंधति रॉय को अबॉर्ट करना चाहती थी, अबॉर्शन करवा देना चाहती थी, लेकिन फिर भी कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए कि ये इस धरती पे, इस दुनिया में आई। अब जब आई तो इन्हें वो प्यार नहीं मिला जो एक माँ से अपने बेटे को मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए नफरत भी है। तो ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज है कि यार मेरी माँ को मैं इज्जत करूं कि नफरत करूं, प्यार करूं कि नफरत करूं, समझ ही नहीं आ रहा। तो ये पूरा का पूरा मेमोयर इसी घटना के ऊपर है, इनकी माँ और बेटी के रिलेशनशिप के ऊपर। ठीक है बच्चे, तो ये मेमोयर जो दे रखा है अरुंधति रॉय की। अब ये अरुंधति रॉय के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। अरुंधति रॉय को 1997 में, ठीक है, अरुंधति रॉय को 1997 में क्या मिला हुआ है? बुकर प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, 1997 में बुकर प्राइज मिला हुआ है। ये पहली भारतीय थी जिन्हें बुकर प्राइज मिला था, 1997 में दिया गया था। ठीक है, और किस किताब के लिए दिया गया था इनको? तो याद है किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। क्या? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, स्मॉल थिंग्स किताब का नाम है। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस किताब के लिए इन्हें पहली बार दिया गया था 1997 में एक अवार्ड जिसका नाम था बुकर प्राइज। क्लियर पॉइंट बच्चे यहाँ पे? तो ये एक मेमोरियल की बात कर रहे हैं हम लोग, द मदर मैरी कम्स टू मी। ठीक है, नाउ द आदि शक्ति प्लेटफॉर्म कंबाइंस विच 3 एलिमेंट्स, या एक आदि शक्ति संस्कृति मंच तैयार किया गया है, किन तत्वों को जोड़ता है? तो सबसे पहले देखते हैं ये आदि शक्ति मंच, आदि संस्कृति मंच क्या है, या फिर आदि शक्ति प्लेटफॉर्म क्या है? ठीक है, आदि का मतलब यहां पे क्या है बच्चे? आदिवासी। क्या है यहाँ पे? आदिवासी। ठीक है बच्चे, आदिवासी। अब आदिवासियों की कला संस्कृति को संरक्षण करने के लिए, ठीक है, कि कला या संस्कृति, कला संस्कृति की कृति को प्रिजर्व करने के लिए या बचा के रखने के लिए, या बचा के रखने के लिए हमने क्या शुरू किया है? आदि संस्कृति मंच। ठीक है, क्या? आदि संस्कृति मंच। ठीक है, आदि संस्कृति मंच, याद रखना। क्लियर बेटे यहाँ पे? ठीक है, आदि संस्कृति मंच। अब इसमें क्या किया गया है? सरकार ने कहा है कि भैया आदिवासियों की जो कला संस्कृति है उसको बचा कर रखना पड़ेगा। तो उसको बचा के रखने के लिए जरूरत किस चीज की है? जरूरत डिसीजन लेने की है। तो किन 3 चीजों पर हम लोग डिसीजन लेने वाले हैं, याद रखिएगा। क्लियर पॉइंट? पहला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे शिक्षा। यानी कि यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। एक डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे। पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी, ठीक है, डिजिटल आदिवासी यूनिवर्सिटी या आदि यूनिवर्सिटी हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर पॉइंट? दूसरा संपदा नाम का भी एक प्लेटफॉर्म होगा। ठीक है, और जो तीसरा होगा ना वो हार्ट। ठीक है, हार्ट।
ठीक है बच्चे। अब ये तीनों क्या है, देखिए आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पे 3 डिसीजन लिए गए हैं, 3 पिलर्स कह सकते हो इस महोत्सव के। आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म के 3 पिलर हैं, यानी कि यहाँ पे आदिवासियों की संस्कृति से रिलेटेड डिसीजन लिए जाएंगे। तो पहला डिजिटल आदि यूनिवर्सिटी, यानी कि एक ऐसी डिजिटल यूनिवर्सिटी है, दुनिया की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी है आदिवासियों के लिए। आदिवासियों के लिए पहली है, बाकी तो बहुत सारी डिजिटल यूनिवर्सिटी है जो कि ऑनलाइन क्लासेस करवाती हैं। आदिवासियों के लिए दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, इन द वर्ल्ड, दुनिया में पहली, याद रखना। क्लियर पॉइंट। कितने लैंग्वेजेस, कितने कोर्सेज कराएगी ये, तो 45 कोर्सेज कराएगी, ठीक है। और इन कोर्सेज में क्या होगा, ठीक है, इन कोर्सेज में आदिवासियों के डांस, आदिवासियों की पेंटिंग, जैसे मधुबनी की पेंटिंग हो गई, ठीक है, आपका ये उड़ीसा का डांस हो गया, या फिर अलग अलग तरीके के डांस होते हैं, तो आप लोग देख लेना कि अलग अलग आपके क्षेत्र में कौन से डांस होते हैं, कौन सी बोली बोली जाती है आदिवासियों के लिए, तो सारा का सारा यहाँ पे कोर्सेज कराए जाएंगे और टोटल 45 कोर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। संपदा क्या होता है, ये डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व किया जाएगा, आदिवासियों से रिलेटेड डॉक्यूमेंट को बचा के रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को बचाया जाएगा। और ये हाट क्या है, बाजार बनाया जाएगा, ऑनलाइन बाजार बनाया जाएगा, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजन है, इस पे आदिवासियों के सामान बिकेंगे। जैसे आदिवासी लोग अपने हाथों से सामान बनाते हैं ना, तो यहाँ पे बिकेगा। तो याद रखना, द आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म जो है कंबाइन करता है 3 एलिमेंट को। 3 एलिमेंट कौन सा है, डिजिटल यूनिवर्सिटी या डिजिटल शिक्षा के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं, संपदा, और तीसरा HAAT हाट, यानी कि बाजार, जहां पे सामान बिका करेगा आदिवासियों का। क्लियर अपन बच्चे यहाँ पे, चलिए। और ये कौन सा मंत्रालय है, ठीक है, तो ट्राइबल मिनिस्ट्री जो है इसको डील करती है। कौन सी मिनिस्ट्री, ट्राइबल मिनिस्ट्री इसको डील करती है, ठीक है, ट्राइबल मिनिस्ट्री इसको डील करती है, यानी ट्राइबल मिनिस्ट्री ने इसको अनाउंस किया है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सर ये ऐसा प्लेटफॉर्म है तो आदिवासियों की लैंग्वेज तो समझ में भी नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आप कह रहे हो कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जैसे 45 कोर्सेज होंगे, तो वो 45 कोर्स, जैसे झारखंड का कोई ऐसा डांस फॉर्म है या फिर कोई ऐसा सॉन्ग है जो कि साउथ में लोग सीखना चाहते हैं, वहाँ के आदिवासी, तो लैंग्वेज कैसे होगा सर, कैसे, तो यहाँ पे ना एक आदिवाणी नाम का ट्रांसलेटर बनाया गया है, ठीक है, आदिवाणी, ठीक है, क्या, आदिवाणी नाम का ट्रांसलेटर है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, याद रखना। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या करेगा, लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर देगा, ठीक है। जैसे कि मैं भोजपुरी में कोई गाना गा रहा हूं और साउथ में बंदा चाहता है कि वो अपने लैंग्वेज में सुने, कन्नड़ में सुने, मलयालम में सुने, तेलुगु में सुने, तो वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट होकर उसको उसकी लैंग्वेज में सुनाई देगा, ठीक है बच्चे, ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए, ये तो था आपका कौन सा, 3 कौन से हो गए यहाँ पे, कल्चर, कॉमर्स, कम्युनिटी, ठीक है, शिक्षा संपदा हाट, ये रहा बच्चे, शिक्षा संपदा हाट, ठीक है, यानी शिक्षा यानी कि यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शिक्षा संपदा हाट आपका क्या हो जाएगा, 3 ऐसे कॉलम हो जाएंगे, या 3 ऐसे पिलर हो जाएंगे, या 3 ऐसे एलिमेंट हो जाएंगे आदि संस्कृति प्लेटफॉर्म के, ठीक है बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल आता है कि हु सरपास्ड एलन मस्क इन सितंबर 2025 टू बिकम द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन विद द नेट वर्थ ऑफ 395.7 बिलियन। अभी देखिए सितंबर में 2025 में एलन मस्क हुआ करते थे दुनिया के सबसे अमीर इंसान, लेकिन उनकी अमीरी को किसी ने चैलेंज कर दिया है और उनकी अमीरी को तोड़कर, क्रॉस करके दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान बन गए हैं, और नाम है लैरी एलिसन, ठीक है, नाम है लैरी एलिसन, ठीक है बच्चे। चलिए, अब ये कौन है, ओरेकल जो है ना, ठीक है, ओरेकल कंपनी के क्या है, को फाउंडर है, ठीक है, ओरेकल के को फाउंडर हैं, याद रखना, ठीक है, ओरेकल के को फाउंडर हैं। और ये ओरेकल क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ओरेकल क्या है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है बच्चे, इसी के को फाउंडर हैं, और ये रहे लैरी एलिसन साहब, ठीक है बच्चे। अब हुआ यूं कि अभी पिछला जो मंगलवार आया था, इस मंगलवार में रातों रात इनकी कंपनी के जो शेयर्स के प्राइस थे ना, ठीक है, 43% बढ़ गए, ठीक है, शेयर्स के प्राइस जो थे कितना, 43% क्या हो गए, बढ़ गए। अब एकदम से अमीर हो गए, उनकी नेटवर्थ में 101 बिलियन डॉलर का बढ़ोतरी हो गई। शेयर्स के रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है उनकी प्रॉपर्टी अपने आप ही बढ़ेगी। अब देखते ही देखते इनकी जो प्रॉपर्टी अभी एलन मस्क की कितनी थी, 384 बिलियन डॉलर एलन मस्क की है, ठीक है। अब देखते ही देखते इनकी कहां पे पहुंच गई, 395.7 बिलियन डॉलर पहुंच गई, क्रॉस कर गई ना, क्रॉस कर गई।
तो ये बन गए दुनिया के सबसे अमीर इंसान, जिसका नाम है लैरी एलिसन। बट सवाल ये है कि सर शेयर्स के रेट बढ़ जाने से अमीर हो गए क्या? हुए, लेकिन सिर्फ एक दिन के लिए हुए थे, क्योंकि शेयर्स के रेट जैसे ही डाउन हुए वैसे ही दोबारा अपनी रेंज में आ गए, सेकंड रैंक पे आ गए। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे टॉप पे फिर दोबारा कौन है? एलन मस्क ही हैं, और सेकंड रैंक पे कौन है? लैरी एलिसन है। ठीक है, चलिए अच्छा पांचों का नाम आप लिख लीजिए एक बार। ठीक है, फर्स्ट पे कौन है? एलन मस्क हैं। फर्स्ट पे कौन है? एलन मस्क हैं, और सेकंड पे लैरी एलिसन। ठीक है, लैरी एलिसन हैं, क्लियर है पॉइंट यहाँ पे, लैरी एलिसन। ठीक है, जो और ये थर्ड रैंक पे आपका दिखेंगे मार्क जुकरबर्ग, जो मेटा वाले। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ रैंक पे दिखेंगे जेफ बेजोस, जेफ अमेजन वाले। ठीक है, अमेजन वाले। और आपका फिफ्थ रैंक पे दिखेंगे लैरी पेज, लैरी पेज। ठीक है, लैरी पेज आपको फिफ्थ रैंक पे दिखेंगे। ठीक है बच्चे, ये चीज है। चलिए, अब ये तो हो गया आपका ये वाला सवाल। अब आगे देखते हैं, अगला सवाल क्या है आपका? दिग्विजय दिवस इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? दिग्विजय दिवस, दिग्विजय दिवस। ठीक है, किस दिन हम लोग मनाते हैं? तो देखिए, दिग्विजय दिवस का मतलब क्या होता है? दिग्विजय शब्द का मतलब क्या होता है? चारों दिशाओं में फैला हुआ। ठीक है, चारों दिशाओं में फैला हुआ, यानी कि हर दिशा में फैला हुआ। ठीक है बच्चे, हर दिशा में फैला हुआ, उसको दिग्विजय बोलते हैं। तो दिग्विजय दिवस कब मनाते हैं? तो देखिए, जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, उनका 12 जनवरी को, 12 जनवरी 1963 में उनकी, सॉरी 1863 में क्या होता है? उनकी जन्म हो जाता है। ठीक है, जन्म हो जाता है। और उसके बाद ये 11 सितंबर 1893 में एक शिकागो में वर्ल्ड का पार्लियामेंट, मतलब बहुत सारा जो देश होते हैं, 100+ कंट्रीज आती हैं और अपने धर्म का प्रचार करती हैं। ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। क्या? पार्लियामेंट्स ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन, यानी कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े धर्म के प्रवक्ता होंगे ना, यहाँ पे आएंगे, अपने धर्म का प्रचार करेंगे। ठीक है, ये होता है 1893 में। तो जो हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं, उसमें एक बात बोलते हैं। ठीक है, हमारा तो है ही भाइयों तथा बहनों, है ना, हमारा तो कल्चर में ही है। तो उन्होंने बोला अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। वहां पे उन्होंने क्या बोला? माय अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसे उन्होंने ये बोला तो भैया एक हो रहा है ना कि एक मैसेज जा रहा है कि हमने यार देखो पूरी दुनिया को ब्रदर एंड सिस्टर माना। ये हमारे सनातन धर्म में ही ऐसा हो सकता है। सनातन धर्म के मंदिरों से ही आवाज आती है, धर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो। किसी पर्टिकुलर धर्म की बात नहीं करता है सनातन धर्म, पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है, पूरे विश्व के हित की बात करता है, पूरे विश्व की रक्षा की बात करता है। वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारे सनातन धर्म का नारा है। ठीक है, और यही किसने दिया था? विवेकानंद ने दिया था। ठीक है बच्चे, वसुधैव कुटुंबकम। अब जब वो 1893 में शिकागो में गए, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन, तो वहां पे उन्होंने क्या कह के संबोधित किया? मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये जैसे ही पूरी अमेरिका ने सुना, पूरी दुनिया ने सुना, 2 मिनट तक स्टैंडिंग ओवेशन रहा स्वामी विवेकानंद जी के लिए, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को अपना भाई और बहन बताया था। और अगले दिन अखबारों में सिर्फ उन्हीं के चर्चे थे। और यहां तक ये कहा जा रहा है कि इससे बढ़िया धर्म तो कोई हो ही नहीं सकता है, इससे बढ़िया धर्म को जोड़ने वाली बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। एक अखबार का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, उसने तो ये लिखा था कि जो दूसरे देश धर्म को फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए भारत जाना चाहते हैं, वो भारत जाने का सपना छोड़ दें, क्योंकि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है सनातन धर्म। जो कौन फैला रहा है? स्वामी विवेकानंद जी फैला क्या रहे हैं? एक देखिए, सनातन धर्म क्या है? जीवन जीने की शैली है। तो जीवन जीने का लाइफ स्टाइल तो सिखा रहे हैं। और इसी दिन 11 सितंबर 1893 को इन्होंने भाषण दिया था। इसीलिए 11 सितंबर 1893 को हम लोग क्या मनाते हैं? दिग्विजय दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? दिग्विजय दिवस मनाते हैं। ठीक है बच्चे, दिग्विजय दिवस मनाते हैं, याद रखना इस बात को, दिवस मनाते हैं हम लोग। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 11 सितंबर को दिग्विजय दिवस मनाएंगे। ठीक है, अब इनका जन्म तो मैंने बता ही दिया था 12 जनवरी को। तो इस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? यूथ डे मनाते हैं, नेशनल यूथ डे मनाते हैं 12 जनवरी को। ठीक है, नेशनल यूथ डे मनाते हैं हम लोग, ये भी याद रख लेना। किस दिन? 12 जनवरी के दिन। ठीक है, 2 डेट हो गया। 4 जुलाई को 1902, 4 जुलाई
1902 को, 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो जाती है, याद रख लेना, ठीक है। 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो जाती है। और एक डेट रह गया आपका 1 मई को। 1 मई को इन्होंने क्या किया था? 1 मई को इन्होंने क्या किया था? 1897 में रामकृष्ण परमहंस मिशन, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस मिशन स्टार्ट किया था, याद रखना, रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था, रामकृष्ण मिशन स्टार्ट किया था इन्होंने। क्लियर पॉइंट यहाँ पे? ये सारी बातें इनके बारे में आपको जानना जरूरी है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये था दिग्विजय दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो 11 सितंबर को हर एक साल हम लोग दिग्विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज रिसेंटली बीन नेम्ड द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर लिवाइस? लिवाइस जो आप लोग ब्रांड पहनते हो ना, उसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ग्रुप में किसे चुना गया है? ठीक है बच्चे, तो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लूं, ठीक है, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, कौन चुना गया है यहाँ पे? तो आलिया भट्ट चुनी गई है, ठीक है, आलिया भट्ट चुनी गई हैं। अब आलिया भट्ट क्यों चुनी गई हैं? क्योंकि देखिए यूथ आइकन का एक, मतलब यूथ फैशन का एक आइकॉन है आलिया भट्ट, सभी इनको जानते हैं। और जो लिवाइस कंपनी है ना, वो ट्रेंड के साथ चलती है। अभी आप लोग देखना, बहुत मतलब चौड़ी चौड़ी सी जीन्सें चल रही हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा ओपन वाइड लेग्स जीन्सें चल रही हैं, ठीक है, बेल बॉटम चल रहे हैं। ये सारा का सारा फैशन लिवाइस लेकर के आया था, ठीक है बच्चे। तो लिवाइस की कहानी कब शुरू होती है? ठीक है, लिवाइस जो है आपका कब बनता है? 1853 में, ठीक है। कौन बनाता है? लिवाइस स्ट्रॉस, ठीक है, एक बंदे थे लिवाइस स्ट्रॉस बंदे थे, ठीक है। और इनका साथ किसने दिया था? जैकब डेविस ने। टेलर का नाम था, ठीक है, याद रखना। वो टेलर कौन था? ठीक है, जैकब डेविस टेलर का नाम था, ठीक है, जैकब डेविस। और जो कपड़ा इन्होंने इस्तेमाल किया था ना, उस कपड़े को हम लोग क्या बोलते थे? डेनिम। वो कपड़ा था डेनिम, ठीक है, याद रखना। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। और जो पहली जीन्स बनाई गई थी ना, तो 1873 में फर्स्ट जीन्स बनाई गई थी, फर्स्ट जीन्स बनाया गया था, याद रखना। क्लियर पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। चलो, आप लोगों को जान करके बड़ी हैरानी होगी कि जो लिवाइस स्ट्रॉस जो है, जो कंपनी, इसने क्या किया था? मजदूरों को सजा देने के लिए जीन्स बनाई थी, ठीक है। बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं, आप लोगों को अजीब सा ही लगेगा कि क्या बात कर रहे हो सर, ठीक है, जीन्स मजदूरों को सजा देने के लिए बनाई गई थी, बिल्कुल मजदूरों को सजा देने के लिए बनाई गई थी। हुआ यूं था 1853 में गोल्ड, जो गोल्ड रश होता है ना, जो हम लोग सोने की खदान से सोना निकालते हैं, तो उसमें मजदूर लगे रहते थे। तो सोने को यहां से वहां तक लेके जाने में एक तो टाइम वेस्ट होता था, और दूसरा वो आराम बहुत ज्यादा करते थे। तो यहां पे लिवाइस स्ट्रॉस ने देखा कि अरे मजदूर आराम बहुत ज्यादा करते हैं, तो इन्होंने क्या किया? एक जीन्स बनाई। जीन्स देखना, पुरानी जीन्स बहुत टाइट 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 होती है, दरी जैसा मोटा मोटा कपड़ा होता है, तो उसमें आप ठीक से बैठ भी नहीं सकते हो। तो बैठ ही नहीं पाएंगे मजदूर, तो आराम कैसे करेंगे? ये वाला पॉइंट तो उनका सॉल्व होगा कि चलो मजदूर अब आराम नहीं करेंगे। और जो सबसे पहली जीन्स होती थी ना, वो 6 पॉकेट 8 पॉकेट्स होती थी, ताकि जो गोल्ड निकाल के गोल्ड रखने जब दूसरी जगह पर बंदा जाए, मजदूर जाए, तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए 6 या 8 पॉकेट की जीन्सें सबसे पहले बनाई गई थी। तो लिवाइस स्ट्रॉस ने मजदूरों को आराम ना करने के लिए जीन्स बनाया था, ताकि मजदूर आराम ना करे और ज्यादा आउटपुट दें। और आज की डेट में देख लो, सबसे बड़ा फैशन ही जीन्स बन गया है। जो कैपरी आप लोग देखते हो ना, कैपरी पहनते हो घुट्टों के नीचे तक, ठीक है भाई, वो जो स्वीपर्स होते हैं ना, नाली वगैरह साफ करते हैं, उनका यूनिफॉर्म था वो, उनका वो यूनिफॉर्म था। अब लोगों ने देखा अरे यार इसमें तो बढ़िया लग रहा है, जैसे जीन्स की बात करें, जीन्स तो बढ़िया लग रही है, तो लोगों ने उसको फैशन बना दिया। याद रखना, फैशन कहीं से नहीं आता है, देख लिया अच्छा लग गया, वही फैशन बन जाता है भाई साहब, ठीक है। तो ये मजदूरों को सजा देने के लिए ही बनाया गया था लिवाइस स्ट्रॉस को, ठीक है। चलिए ना आगे देखते हैं, अगला सवाल आपके पास क्या आता है। इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर, ठीक है, अटल इनोवेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पहले देखते हैं अटल इनोवेशन सेंटर क्या है और इसका इनॉग्रेशन कहां पे हुआ है। याद रखना, ओवरसीज की बात कर रहे हैं कि विदेश में हुआ है, ठीक है। तो आईआईटी बॉम्बे दुबई, आईआईटी दिल्ली अबू धाबी, आईआईटी मद्रास शाहज और आईआईटी कानपुर मस्कट। तो आईआईटी दिल्ली और आपका अबू धाबी। अब ये क्या है? ओवरसीज अटल इनोवेशन सेंटर। सबसे पहले देखते हैं अटल इनोवेशन सेंटर है क्या, ठीक है सर, ये है क्या? अटल इनोवेशन सेंटर है क्या? अब देखिए ये किस लिए बनाया गया था? इनोवेशन का मतलब क्या होता है? नवाचार करना, यानी कि नई नई खोज करना। तो टू प्रमोट इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, टू प्रमोट इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, नई नई खोज को प्रमोट करने के लिए, एंड स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया था? ठीक है, ये बनाया गया था 2016 में अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है बच्चे। और इसका अटल इनोवेशन मिशन जो है 2.0 कब आया था? 2.0 कब आया था? 2024 में आया था, ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन
ठीक है। अटल इनोवेशन मिशन 2.0 कब आया था? 2024 में आया था। यानी कि ये इनोवेशन के क्षेत्र में काम करेगा, आगे चल के स्टार्टअप्स को हेल्प करने वाला है, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी को लॉन्च करेगा जिससे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाए, यानी बिजनेस करना बहुत आसान हो जाए, लोगों को बिजनेस के बारे में नॉलेज हो जाए, लोग क्यों इनोवेशन करेंगे, लोगों को मोटिवेशन कहां से आएगा नई नई चीजें खोज करने का, ये सारा का काम ये सारा का सारा डील कौन करता है? यहाँ पे आपका अटल इनोवेशन सेंटर करता है। ठीक है बच्चे, तो इसी का एक फॉरेन में ब्रांच खोला गया है और अबू धाबी में खोला गया है आईआईटी दिल्ली की मदद से। तो आईआईटी दिल्ली और अबू धाबी मिलकर के क्या करेंगे? अब साथ में काम करेंगे अटल इनोवेशन मिशन के लिए। क्लियर बच्चे? अब देखिए, ये अटल इनोवेशन मिशन की बात करें तो कौन है जो अटल इनोवेशन मिशन का इनॉग्रेशन किया है? तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इनका नाम आप लोग याद रखना, ठीक है। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इनका नाम आप लोग एक तो याद रखना, ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान। इनका नाम भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है बच्चे। तो धर्मेंद्र प्रधान ने इनॉग्रेशन किया है अटल इनोवेशन मिशन है, ठीक है। ये इंक्यूबेशन अलग है, खैर कोई बात नहीं, इनोवेशन मिशन की हम बात करें, ठीक है बच्चे। तो ये आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर बन जाएगा। नाउ हु बिकेम द ओल्डेस्ट मैन टू क्लाइम माउंट फूजी इन 2025? जो एक माउंट फूजी है, जापान में एक माउंट फूजी है, उस पे चढ़ने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग इंसान का आपको नाम यहां बताना है, ठीक है बच्चे। चलिए, तो यहां पे देखिए, युइचिरो मिउरा, कोकिची अकुजावा, केन नागुसी एंड जुंको तबे। नाम अजीबोगरीब से हैं, लेकिन इन्हीं में से करेक्ट आंसर आपको बताना भी पड़ेगा, ठीक है बच्चे। तो देखिए, जो आपके कोकिची अकुजावा है, कौन? कोकिची, ठीक है, कोकिची आकुजावा है, ठीक है, आकुजावा जो है, इन्होंने कौन से माउंट की चढ़ाई किया है? तो माउंट फूजी, ठीक है, माउंट फूजी की चढ़ाई की है इन्होंने, और वो कितना ऊंचा है? 3776 मीटर ऊंचा है। अब ठीक है ना, चढ़ाई कर ली तो क्या हुआ भाई? चढ़ाई कर ली नहीं, ये 102 साल के हैं की उम्र है इनकी, याद रखना, ठीक है। 102 साल की उम्र है और इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है, याद रखना। और यही नहीं, 2019 में भी इन्होंने सेम रिकॉर्ड हासिल किया था, 2019 में सेम रिकॉर्ड हासिल किया था इन्होंने। अब कहने का मतलब ये है कि इन्होंने अपना रिकॉर्ड ही खुद तोड़ दिया है। 2019 में इन्होंने सेम यही रिकॉर्ड बनाया था और 2025 में भी इन्होंने अपना रिकॉर्ड तोड़ के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम हासिल कर लिया है, ठीक है। देखिए, ये जो जज्बा है ना, ये जो जज्बा है कि 102 साल की उम्र में एक इतना ऊंचा पहाड़ जो कि 3776 मीटर ऊंचा है, उसको पार कर लेना 102 साल की उम्र में, भाई ये जज्बे की ही बात है। और ये पूरा किया किसने? कोकुची अकुजावा ने। इन्होंने साबित कर दिया है कि एज इज जस्ट अ नंबर, असली उड़ान तो हौसलों में होती है। अगर आपके हौसले बुलंद है तो जाहिर सी बात है आज नहीं तो कल आप लोग मंजिल पा ही लेंगे। अरे इन्होंने 102 साल की उम्र में पा लिया है, अभी तो हम लोग 25, 26, 30, 35 साल तक के हैं यार, क्यों नहीं कर सकते हैं हम लोग? तो आप लोगों को भी आपको हौसलों में उड़ान भरना है और जी जान से मेहनत करनी है ताकि सरकारी नौकरी की एक सीट तो आपको जरूर हासिल हो जाए, ठीक है बच्चे। चलिए, तो ये था कोकिची अजुकावा के बारे में सारी की सारी डिटेल, ठीक है। इससे ज्यादा आपको पूछा भी नहीं जाएगा। देखिए कितना मतलब कितना हंसता हुआ चेहरा है ये। इन्होंने 3 महीने की प्रॉपर हार्ड ट्रेनिंग ली है भाई साहब, ठीक है, हार्ड ट्रेनिंग लिया है 3 महीने की, याद रखना। उसके बाद कहीं जाके ये इस मुकाम पे हासिल हो पाए हैं। और इनके 4 दोस्त भी इनके साथ थे। मजे की बात तो ये है, जो होते हैं ना दोस्त होते हैं, चल चल मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, तो कुछ ऐसे ही मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं वाला कॉन्सेप्ट इनके साथ आया था, ठीक है बच्चे। तो ये आपका इनके बारे में पूरी डिटेल है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही बच्चे, मिलेंगे अगले सेशन में। अगर आपको सेशन यूजफुल लगा हो तो हमारे सेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।